डिग्री कॉलेज उच्चक 5 DL श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम BA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री सेकंड आधुनिक विश्व का इतिहास, जिसमें कि 1453 से लेकर 1956 तक की घटनाओं की जानकारी दी गई है। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वह है फ्रांस की राज्य क्रांति 1789। फ्रांस की राज्य क्रांति, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने फ्रांस की राज्य क्रांति के प्रमुख कारकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। फ्रांस की राज्य क्रांति, जो कि फ्रांस के राजाओं की निरंकुश शासन व्यवस्था, भ्रष्ट शासन व्यवस्था, राजाओं का स्वेच्छाचारी व्यवहार, सामाजिक असमानता तथा नौकरशाही के विरुद्ध एक क्रांति थी। क्रांति के समय फ्रांस का राजा लुई 16वें था। इसके समय में प्रजा ने 5 मई 1789 को विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था। फ्रांस की राज्य क्रांति के लिए अनेक कारक उत्तरदायी रहे थे, जैसे कि सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, इसके अलावा बौद्धिक दार्शनिकों का योगदान तथा तत्कालीन कारण स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाया जाना। तो फ्रांस की राज्य क्रांति के प्रमुख कारकों के बारे में हमने पिछले वीडियो में जानकारी प्राप्त कर ली थी। जैसा कि 5 मई 1789 को स्टेटस जनरल के अधिवेशन के साथ ही इस क्रांति का सूत्रपात कर दिया गया था। और जैसा कि फ्रांस की आर्थिक दशा इस समय जब काफी खराब थी, तो ऐसे में लुई 16वें ने योग्य वित्त मंत्रियों की नियुक्ति प्रदान की, लेकिन लुई 16वें ने अपनी रानी और सामंतों के प्रभाव में आकर योग्य अर्थमंत्रियों के सुझावों को राज्य में लागू करने से मना कर दिया था और उनकी जगह नए वित्त मंत्री नियुक्त किए गए। योग्य मंत्रियों में टेगर और टर्बो और नेकर के नाम मुख्य थे, लेकिन लुई 16वें ने टर्बो और नेकर के उचित सुझावों को राज्य में लागू करने से मना कर दिया था। उसने नए वित्त मंत्री की नियुक्ति की। तो नए वित्त मंत्री ने लुई 16वें को राज्य की आर्थिक दशा सुधारने के लिए प्रजा पर नए कर लगाने का सुझाव दिया। लुई 16वें ने ऐसा ही किया और उसने फ्रांस की आर्थिक दशा सुधारने के लिए जनता पर कर बढ़ा दिए। लेकिन अब प्रजा ने मांग की कि स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाया जाए, क्योंकि कर लगाने का अधिकार केवल उसी को है। मजबूर होकर लुई 16वें को प्रजा के सामने झुकना पड़ा और 5 मई 1789 को स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाना पड़ा। यहीं से फ्रांस की राज्य क्रांति का सूत्रपात हुआ। फ्रांस की राज्य क्रांति में अनेक बौद्धिक दार्शनिकों ने भी अपना प्रमुख योगदान दिया था, जिनमें रूसो, वॉल्टेयर, दिदरो, मॉन्टेस्क्यू, इनके नाम मुख्य रूप से लिए जा सकते हैं। रूसो, जो कि फ्रांस की राज्य क्रांति के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है, क्योंकि रूसो ने ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा नामक पुस्तक लिखी, जो इस वाक्य से प्रारंभ हुई कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। इस प्रकार रूसो ने समाज के लोगों में जन जागृति उत्पन्न करने का कार्य किया। इसके अलावा मॉन्टेस्क्यू, दिदरो ने भी फ्रांस की जनता को क्रांति के लिए प्रोत्साहित किया। इन बौद्धिक दार्शनिकों ने
फ्रांस की निरंकुश शासन व्यवस्था, दूषित न्याय व्यवस्था, भ्रष्ट नौकरशाही व्यवस्था, सामाजिक असमानता की कटु आलोचना की, जनता की इच्छा को सर्वोपरि बताया, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के विचार प्रजा को प्रदान किए गए। इन बौद्धिक दार्शनिकों के कारण ही प्रजा में जन जागृति उत्पन्न हुई और उन्होंने अपने राजा लुई 16वें के प्रति 5 मई 1789 को विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था। प्रजा में स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की भावना विकसित हो चुकी थी। अतः इस क्रांति में प्रजा अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल रही। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप राजा अर्थात लुई 16वें के व्यक्तिगत शासन का अंत कर दिया गया। लुई 16वें और उसकी रानी आंतोनेट को मौत के घाट उतार दिया गया था। यह क्रांति स्टेटस जनरल के अधिवेशन के साथ ही प्रारंभ हुई थी। उसने प्रजा का ही पक्ष लिया और वहां के फ्रांस के राजा लुई 16वें और उसकी रानी को मृत्युदंड दिया गया, राजतंत्र समाप्त कर दिया गया तथा फ्रांस में लोकतंत्र स्थापित कर दिया गया था। इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक है वह है फ्रांस की राज्य क्रांति के क्या परिणाम रहे थे। फ्रांस की राज्य क्रांति के कारणों की जानकारी पिछले वीडियो में प्राप्त कर ली थी। आज हम फ्रांस की राज्य क्रांति के क्या परिणाम रहे थे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फ्रांस की जो क्रांति, राज्य क्रांति 1789, ये यूरोप के इतिहास में ही नहीं बल्कि संसार के इतिहास में भी फ्रांस की राज्य क्रांति का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। 1789 में फ्रांस में शुरू हुई इस क्रांति ने कालांतर में सार्वभौमिक रूप धारण किया। पुरातन व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह और बौद्धिक जागृति केवल फ्रांस की ही नहीं बल्कि समुचे यूरोप की विशेषताएं थी। शीघ्र ही यूरोप के अधिकांश देश, विशेषकर पश्चिमी यूरोप के देश, क्रांतिकारी विचारों की लपेट में आए। 1848 की व्यापक क्रांतियां तथा 1870 से 71 के बीच इटली व जर्मनी का एकीकरण मैजीनी, काबूल, गैरिबाल्डी और विक्टर इमैनुअल के नेतृत्व में किया गया था, जबकि जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के नेतृत्व में किया गया था। बिस्मार्क जो कि प्रशा का प्रधानमंत्री था। तो इन क्रांतियों को भी फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर इन्होंने भी अपने राज्य में अपने शासकों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा किया था। तो इतिहासकार डिकिंस के मतानुसार आधुनिक फ्रांस का जो इतिहास है 1789 की क्रांति का ही इतिहास है। फिर भी फ्रांस की क्रांति की उपलब्धियों व परिणामों के संबंध में भिन्न भिन्न प्रकार के मत प्रकट किए गए। तो आइए अब देखते हैं फ्रांस की राज्य क्रांति के प्रमुख परिणाम, प्रभाव क्या रहे थे और इसने शासन व्यवस्था में क्या नवीन सुधार किए, प्रजा को क्या दे रही थी फ्रांस की राज्य क्रांति को। नंबर पहला है सामंती व्यवस्था का अंत। नंबर 1 है सामंती व्यवस्था का अंत। फ्रांस की राज्य क्रांति का प्रमुख परिणाम रहा। इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदय, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार, राजनीतिक देन, व्यक्ति की महत्ता को अब बल दिया जाने लगा। व्यक्ति की महत्ता को अब बल दिया जाने लगा। समाजवाद का प्रारंभ हुआ। स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे की भावना विकसित हुई।
महत्वपूर्ण देन मानी गई है। मध्यकालीन समाज में सामंती व्यवस्था का जो अंत करना फ्रांसीसी क्रांति की एक महत्वपूर्ण देन रही। सदियों तक करोड़ों व्यक्ति इस व्यवस्था के अंतर्गत पिघलते रहे थे, क्योंकि जो सामंत थे किसानों का जमकर शोषण किया करते थे। तो आर्थिक शोषण तो इस व्यवस्था की चारित्रिक विशेषता रही थी, लेकिन इसकी सबसे बड़ी बुराई यह थी कि इसके अंतर्गत सामान्य व्यक्ति को कुछ भी महत्व प्राप्त नहीं था। तो फ्रांस की राज्य क्रांति ने इस अपमानजनक व्यवस्था अर्थात सामंती व्यवस्था का अंत कर दिया, जिससे कि किसानों को आर्थिक शोषण से मुक्ति मिली थी। तो इस प्रकार सदियों से चली आ रही सामंती व्यवस्था का फ्रांस की राज्य क्रांति की देन रही थी। तो इस प्रकार इस क्रांति ने समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वो फ्रांस की क्रांति का आगे चलकर दूसरे देशों के लोगों पर इतना प्रभाव पड़ा कि यूरोप के अन्य देशों में भी धीरे धीरे अब सामंती व्यवस्था का जो अंत है होने लग गया था। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदय। तो धर्म के क्षेत्र में उदारता और बाद में सहिष्णुता लाना इस क्रांति की एक महत्वपूर्ण देन रही थी। धर्म के क्षेत्र में उदारता और बाद में सहिष्णुता लाना फ्रांस की राज्य क्रांति की एक महत्वपूर्ण देन रही थी समाज को। क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोपियन देशों में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उदय हुआ। लोगों को अब धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई। मध्यकालीन शासकों का हमेशा से ही यही प्रयास रहता था कि उनके राज्य के सभी लोग केवल उसी धर्म को ग्रहण करें जिसमें स्वयं राजा विश्वास रखता हो। अन्य धर्मावलंबियों को कठोर दंड दिए जाते थे उस समय। लेकिन फ्रांस की राज्य क्रांति ने धर्मनिरपेक्षता की मार्ग को खोल दिया था, जो कि मानवता के सेवा में एक बहुत बड़ा कदम था। क्रांति काल में चर्च के बाहरी आडंबरों और क्रियाकलापों को अब काफी कम कर दिया गया। क्रांति ने सहिष्णुता की नीति का परीक्षा देते हुए यहूदियों और विदेशियों को भी नागरिक अधिकार प्रदान किए गए। इस प्रकार फ्रांस की राज्य क्रांति के परिणाम स्वरूप धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदय हुआ। लोगों को अपना अपना धर्म चुनने की स्वतंत्रता और उपासना की पूरी स्वतंत्रता प्राप्त हुई। नेक्स्ट है राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार। तो फ्रांस की राज्य क्रांति ने लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का संचार किया, जिससे आधुनिक संसार आज भी प्रभावित है। नागरिकों के हृदय में अपने देश के प्रति सुरक्षा और राष्ट्रीयता की भावना जो है फ्रांस तक ही सीमित नहीं रही थी, बल्कि जैसे जैसे क्रांति का विस्तार होता चला गया, वैसे वैसे यूरोप के अन्य देशों में भी राष्ट्रीयता की भावना का संचार होता चला गया और अन्य लोग भी इस क्रांति से काफी प्रभावित होने लगे। संसार के सभी बद्ध दलित और प्रतंत्र लोगों में इस भावना का प्रचार प्रसार किया गया। प्रत्येक देश में अपने राष्ट्र को स्वतंत्र और उन्नत बनाने के लिए आंदोलन उठ खड़े हुए। तो इस प्रकार राष्ट्रीयता की भावना का जो प्रसार है फ्रांस की राज्य क्रांति का एक महत्वपूर्ण परिणाम रहा था। नेक्स्ट है राजनैतिक देन। तो क्रांति ने राजा के देवी सिद्धांतों का अंत कर दिया था, अर्थात इस क्रांति के परिणाम स्वरूप निरंकुश राजतंत्र समाप्त कर दिया गया। फ्रांस के शासक लुई 16वें और उसकी रानी को मृत्युदंड दिया गया था। लुई 16वें की रानी आंतवानेत, जो कि एक फिजूल खर्ची और घमंडी महिला थी,
जिसका कि राजनीतिक कार्यों में काफी हस्तक्षेप रहता था। लेकिन फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप राजा के व्यक्तिगत शासन का अंत कर राजा और उसकी रानी आंतोनेट को मृत्युदंड दिया गया था और संप्रभुता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। शासन की जो बागडोर है केवल एक व्यक्ति के हाथ में न रहकर तथा संप्रभुता केवल राजा में ही केंद्रित न होकर राज्य की जनता के हाथ में हो, यह इस क्रांति ने प्रमाणित कर दिखाया था। अब सर्वसाधारण प्रत्यक्ष रूप से देश की राजनीति में हिस्सा बटाने लगे। इससे जनता में आत्मविश्वास की भावना जागृत हुई और राजनीतिक दलों का बड़े बड़े पैमाने पर उदय और विकास हुआ। नेक्स्ट है व्यक्ति की महत्ता। फ्रांस की राज्य की क्रांति के परिणाम स्वरूप अब व्यक्ति को भी महत्व प्रदान किया जाने लगा। मानव अधिकारों की घोषणा और स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों का प्रतिपादन करके फ्रांस की क्रांति ने व्यक्ति की महत्ता और गरिमा को अब स्वीकार किया। क्रांति से पूर्व साधारण व्यक्ति का कोई महत्व प्राप्त नहीं था। समाज में केवल विशेषाधिकार संपन्न लोगों का ही प्रभाव अधिक था। अब सर्वोच्च सत्ता जनता में निवास करने लगी। जनता के विचारों की अभिव्यक्ति ही शासन के स्वरूप का आधार बनी। इस प्रकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो सिद्धांत है इस क्रांति का अमूल्य देन रहा था। नेक्स्ट है समाजवाद का प्रारंभ। फ्रांस की क्रांति की देन रहा। तो फ्रांस की क्रांति ने समाजवादी व्यवस्था का जो मार्ग था प्रशस्त कर दिया। इसने अमीरों और गरीब लोगों को न्याय के सम्मुख समानता स्थापित की। सभी के लिए एक समान न्याय की व्यवस्था की गई। तो यह ठीक है कि क्रांति ने श्रमिकों की स्थिति सुधारने और पूंजीपतियों का सफाया करने में अधिक कदम नहीं उठाए थे, परंतु सामंती व्यवस्था का अंत, विशेषाधिकारों की समाप्ति और चरज की शक्ति समाप्त करके समाजवादी व्यवस्था की जो पृष्ठभूमि है वह इस क्रांति ने तैयार कर दी थी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना। तो फ्रांस की राज्य क्रांति का यह भी एक महत्वपूर्ण परिणाम था। इस क्रांति से लोगों में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व तथा भाईचारे की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। स्वतंत्रता जो कि मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया गया, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से अब नागरिकों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसी प्रकार भाषण, लेखन, प्रेस, जान माल की सुरक्षा आदि के अधिकार अब व्यक्ति को प्राप्त हो गए। जीवन के सभी दृष्टिकोणों से मानव को समानता के समान अब अधिकार दिए गए। न्याय के सम्मुख समानता और सार्वजनिक पदों को योग्य व्यक्तियों के लिए खोलना समानता का गलत उदाहरण है। परस्पर प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, बंधुत्व का विकास आदि क्रांति के मुख्य उद्देश्य रहे। इसी के आधार पर आने वाले समाज में लोकतंत्र की जो नींव थी वह भी मजबूत हुई। नेक्स्ट है शिक्षा और संस्कृति। तो शिक्षा को चरज के आधिपत्य से निकालकर राष्ट्रीय सार्वभौमिकता तथा धर्मनिरपेक्ष बना। शिक्षा को चरज के आधिपत्य से निकालकर उसे राष्ट्रीय सार्वभौमिक तथा धर्मनिरपेक्ष बना। बौद्धिक क्षेत्र में क्रांति ने आधुनिक संसार का मार्ग अब प्रशस्त किया। इसके साथ ही क्रांति ने पुरातन व्यवस्था के अंधविश्वासों को भी नष्ट किया और यूरोपियन साहित्य में स्वच्छंदवादी
आंदोलन की क्रांति का ही परिणाम था। यूरोपियन साहित्य में स्वच्छंदतावादी आंदोलन जो कि क्रांति का ही एक परिणाम था। इस प्रकार शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में भी अनेक परिवर्तन फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप किए गए थे। तो इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रांस की राज्य क्रांति 1789, जिसके प्रमुख परिणाम सामंती व्यवस्था का अंत कर दिया गया, समाज में धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदय हुआ, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार प्रसार किया गया, समाज को नई राजनीतिक देन मिली, अब व्यक्ति की महत्ता को बल दिया गया, समाजवाद का जो पृष्ठभूमि है या प्रारंभ है वह भी फ्रांस की राज्य क्रांति की देन रही। फ्रांस की राज्य क्रांति के परिणाम स्वरूप ही समाज में अर्थात फ्रांस के लोगों में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना का विकास हुआ और शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन किए गए। तो इस प्रकार आज का जो टॉपिक है हमारा फ्रांस की राज्य क्रांति, उसके परिणाम यही समाप्त होते हैं। धन्यवाद।